हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के 3 लेक्चर हो गए थे जिसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ने से पहले प्रीवियसली हमने क्या क्या स्टडी किया उसके बारे में हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस चेंज हो रहा है, उसके कलर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या स्टेट में चेंज हो रहा है, इन सब चीजों या इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहा है, ये सब ऑब्जर्व करेंगे हम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन क्या है? इस प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, जो चेंज हो रहा है उसकी जो प्रोसेस है उसको हमने केमिकल रिएक्शन बोला था। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, इसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड, इसके अलावा टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये सब किसके एग्जांपल थे? ये केमिकल रिएक्शन ही जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं उनके एग्जांपल थे। ठीक है, फिर थोड़ा आगे जाकर के हमने देखा कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको हम वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है, इसलिए हम उसको फॉर्मूले या सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। वाई डू वी बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, क्यों हमें जरूरत पड़ती है बैलेंस करने के लिए? तो हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। जो 9th क्लास में हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था इन एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में। क्लियर है? तो उसमें हमने जाना कि द मास ऑफ रिएक्टेंट mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. It means the mass of total mass of product is equal to total mass of reactant। इतना हमने जाना था, इतना क्लियर किया था। उसके हमने बैलेंसिंग की मेथड सीखी थी, एनसीईआरटी में ट्रायल मेथड थी और हमने एक अपना तरीका सीखा था। इसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ वन प्रोडक्ट, अ सिंगल प्रोडक्ट, उसको हमने क्या बोला था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला था। उसका एग्जांपल हमने देखा था बर्निंग ऑफ कोल। जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, कोल क्या है? एक तरह का कार्बन है, और जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है तो वो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा आगे जाकर के हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखी थी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या देखा था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने देखा था कि जब रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हो और प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा हो, हीट भी प्रोड्यूस हो रही हो, हीट भी इवॉल्व हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मल का मतलब हीट, यानी हीट का एग्जिट होना, हीट का बाहर निकलना। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक बोल रहे थे। अब इसमें एग्जाम्पल हमने देखा था क्या? एग्जाम्पल हमने देखा था बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, इसके अलावा रेस्पिरेशन, है ना? नेचुरल गैसेस क्या होती है? मीथेन गैस। इसके अलावा हमने देखा था क्या? रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब किसके एग्जांपल थे? उसके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। फिर आगे हमने देखा किसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या जाना था कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल हमने देखा था कब? जब फेरस सल्फेट टूट रहा है, किसमें? फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यानी एक रिएक्टेंट था, सिंगल रिएक्टेंट था, और उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो वो मोर देन वन प्रोडक्ट में टूट रहा है, वन या टू प्रोडक्ट में, वन टू थ्री, मतलब टू या थ्री प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, हमने पढ़ा था कि हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं या डिकम्पोज कर सकते हैं एक रिएक्टेंट को। उसके लिए हमें 3 मेथड सीखी थी। कौन सी? पहले तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कर सकते हैं, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस बोला, जिसमें हमने वाटर का एग्जांपल देखा, है ना? वाटर को हम क्या कर सकते हैं? वाटर को हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि फोटोलाइसिस, मतलब कि सनलाइट की हेल्प से क्या कर रहे थे? हम ब्रेक डाउन कर रहे थे एजीबीआर का, है ना? सिल्वर ब्रोमाइड का या सिल्वर क्लोराइड का इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन, और सिल्वर और क्लोरीन, इनमें हम क्या कर रहे थे? ब्रेक डाउन कर रहे थे। क्लियर हुआ? आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, सॉरी डीकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे।
इसके बारे में क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। ये तीसरी तरह का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तीसरे तरह का रिएक्शन है, तीसरे तरह का टाइप ऑफ रिएक्शंस है। तो ये क्या बोलता है, एनसीईआरटी में पहले ही एग्जांपल दिया है क्या कि एक्टिविटी में आपके एक एग्जांपल दिया है, वो यह है कि आपको क्या लेना है, आयरन लेना है, आयरन नेल लेना है। क्या लेना है, आयरन नेल को हम Fe भी बोल सकते हैं, क्योंकि आयरन का सिंबल Fe होता है। और कितनी लेनी है, 2 लेनी है। कितनी लेनी है, 2 लेनी है। 2 आयरन नेल लेनी है, 2 आयरन नेल लेनी है। क्लियर है। और 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब को ए मार्क करो और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब को बी मार्क करो। ठीक है ना। और दोनों में क्या डाल दो, फिल कर दो। किससे फिल कर दो, CuSO4 या फिर कॉपर सल्फेट से। किससे, कॉपर सल्फेट से। इसमें भी सेम चीज, कॉपर सल्फेट से CuSO4 लिख देता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और दोनों में क्या करना है, ये जो आयरन नेल ली है ना, एक आयरन नेल तो इस CuSO4 में क्या करना है, डिप करना है ए वाले में, है ना। एक रस्सी से बांध देना है, उसमें कैप लगा देना है। और दूसरी आयरन नेल क्या करना है, बाहर रखना है। कहाँ रखना है, बाहर रखना है, आउटर सरफेस में रखना है। कहाँ रखना है, आउटर सरफेस में रखना है। ठीक है ना। इसको हम कहाँ रख रहे हैं, आउटर सरफेस में रख रहे हैं। यानी कॉपर सल्फेट में इसको क्या नहीं करना है, डिप नहीं करना है। और एक जो CSO4 है उसको एज इट इज ही ले लेना है, उसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो हम क्या देखेंगे कुछ देर के बाद, कि जो ये आयरन नेल है ए वाली, इसको हम बी बोलते हैं, इसको हम ए बोलते हैं। ये जो ए वाली आयरन नेल है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा ये कुछ, या ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, सॉरी ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ठीक है। और कुछ देर बाद हम देख रहे हैं जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर भी क्या हो गया, CuSO4 का ए वाले का जो है कलर वो फेड हो जाता है। यानी ब्लू कलर का होता है ये, बट ब्लू कलर से क्या होता है, फेड होने लगता है। कलर इसका थोड़ा सा कम ब्लू होने लगता है। और वहीं पर बी वाले के कलर में कोई नहीं चेंज होता। तो यहां पर हम देख रहे हैं कोई ना कोई रिएक्शन हुआ था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या थी, चेंज इन कलर। क्या था, चेंज इन कलर। तो यहाँ पर कलर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Fe प्लस CuSO4, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, वो क्या दे रहा है हमको, FeSO4 प्लस Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर है। ये भी एक्वस में, ठीक है ना। और ये प्लस क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन आयरन Fe डिस्प्लेस एंड अदर, डिस्प्लेस और रिमूव भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेस एंड रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर, Cu को हम कॉपर लिख देते हैं, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। यानी कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम आयरन नेल को, पहली वाली आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, तो हम वहां पर देख रहे हैं चेंज इन कलर। जो ब्लू कलर है वो फेड हो जा रहा है, और जो आयरन नेल है वो कुछ ब्राउनिश कलर का दिख रहा है। तो हमको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। और वो कैसी हुई है, वो Fe जो है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ रिएक्शन बना रहा है, FO4 के साथ बॉन्ड कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, या रिएक्शन बना रहा है। तो ऐसी रिएक्शन पे जहां पर Fe जो है Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है या रिमूव कर रहा है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है BC। तो यहां पर A क्या करेगा, B को रिमूव करके C के साथ बॉन्ड बना लेगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं।
अब इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे जब हम लेड को ले रहे हैं और फिर CuSO4 के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं, या CuCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो क्या बना रहा है? CuCl2 को हम बोलेंगे क्या? कॉपर क्लोराइड। क्या बोलेंगे? कॉपर क्लोराइड। क्लियर है? और ये क्या बना रहा है? एक्वा सॉल्यूशन ये भी है और ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये बना रहा है PbCl2 प्लस Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर हुआ? दूसरे केस में हम देख रहे हैं, जब हम जिंक को ले रहे हैं एज अ मेटल, तो क्या हो रहा है? यहां पर क्या है? CuSO4 है एक्वस फॉर्म में, और इसको फिर डिस्प्लेस कर रहा है कौन? जिंक। किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को। और रिएक्शन बना रहा है सल्फेट के साथ, ZnSO4। तो इन सारे केस में वी ऑब्जर्व वन थिंग, दैट एक साइड का मेटल जो, एक साइड का एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को, और इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आयरन, Fe, लेड, जिंक, अच्छा इसको क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट बोलेंगे। क्लियर है? ये तीनों केस में जिंक कॉपर को ही क्यों डिस्प्लेस कर रहा है? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट जो है इनको बोलते हैं क्या? ये मेटल है, और कॉपर भी क्या है? मेटल है। बेटा ये तीनों मेटल्स मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। जब हम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे ना, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जो, या मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो सोडियम होते हैं, Na, और एक और होता है कौन सा? पोटेशियम। कौन सा होता है? पोटेशियम। ये दोनों मेटल जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर इनको खुले में वाटर, पानी डाल दिया जाए या खुले में रख भी दिया जाए, तो इनमें क्या पकड़ लेगी? फायर पकड़ लेती, आग पकड़ लेती। इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में केप्ट किया जाता है। किसमें रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में केप्ट किया जाता है। इसके अलावा सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मतलब जो सबसे कम रिएक्शन करते हैं, जो सबसे नीचे रहते हैं, वो क्या करते हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ये सबसे नीचे होते हैं, मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी ज्वेलरी है वो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम की बनती है। क्यों? इनकी शाइन नहीं जाती है। इनकी शाइन क्यों नहीं जाती है? ये देखो ये गोल्ड है, शाइन कर रहा है। ये देखो ये गोल्ड है, ये शाइन कर रहा है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये इसकी रिएक्शन जो होती है वो, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि बहुत ही धीरे रिएक्शन करते हैं, बहुत ही धीरे रिएक्शन करते हैं। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उससे भी धीरे रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इसलिए इसकी ज्वेलरी ज्यादा बनती है, ताकि इनका, जिसके कारण इनके शाइनी कलर जो है वो नहीं जाते हैं, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर होगा वो उसको डिस्प्लेस करेगा, अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। सपोज करो कि मान लो दो दोस्त हैं, ए और बी, दो दोस्त हैं, है ना। इन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड है ना। और इन दोनों के बीच में आ जाता है सी, और सी बहुत स्मार्टर है, और जो जितना स्मार्टर होगा वो उतना अच्छा इनका दोस्त होगा, है ना। तो सी क्या करता है? ए को डिस्प्लेस करके बी के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। तो मतलब सी इज मोर स्मार्टर देन ए। तो एक तरीके से हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा उस एलिमेंट को जो उससे लीस्ट रिएक्टिव है। क्लियर है? इतनी बात हमको समझ में आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब हम देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे कि क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा टाइप का जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर डबल लगा दो बस। अब यहां पर एक एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, यहां पर डबल सी समझ में आया कि दो करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम कौन सा? Na2SO4, जिसको हम बोलते हैं क्या? सोडियम सल्फेट। एक सॉल्यूशन है, क्लियर है? एक सॉल्यूशन है, और ये एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? बेरियम क्लोराइड से। दो सॉल्यूशन इन दोनों को मिक्स किया। किससे मिक्स किया? क्या बोलेंगे इसको? बेरियम क्लोराइड। तो हम क्या पाते हैं? हम एक चीज पा रहे हैं, वो क्या? हम पाते हैं NaCl, जिसको हम सॉल्ट भी बोलते हैं, और BaSO4। ये दो चीज पा रहे हैं हम, है ना। NaCl पा रहे हैं और BaSO4 पा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं?
सोडियम क्लोराइड, और दूसरे को हम बोल रहे हैं क्या, बैरियम सल्फेट। क्या बोल रहे हैं, बैरियम सल्फेट। देखो बच्चों, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम बैरियम को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और सल्फेट क्लोरीन को डिस्प्लेस करके किसके साथ रिएक्शन बना रहा है, बैरियम के साथ रिएक्शन बना रहा है। यानी अगर हम कह रहे हैं ए बी और बी सी, दो ए बी और सी डी दो रिएक्टेंट है, तो ए किसको डिस्प्लेस करेगा, सी को, और बी किसको डिस्प्लेस करेगा, डी को। तो यहां पर कुछ रिएक्शन ऐसी बनेगी, ए डी प्लस सी बी, एडी प्लस सीबी। यानी कि यहां पर दो रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करके क्या बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, दो नए प्रोडक्ट बनाएंगे, दो नए कंपाउंड बनाएंगे। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक बार एसी को कर रहा है, एक बार डीबी को कर रहा है, और इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, जब दो रिएक्टेंट हो और दोनों कंपाउंड फॉर्म में हो, और उन दोनों कंपाउंड्स के एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करके एक नए टाइप का कंपाउंड बना रहे हो, ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहली वाली में क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे थे। सिंगल बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस तो यहां पर खत्म होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो यहां पर एंड होते हैं। इसके बाद एक टॉपिक बचता है, कौन सा, इसके बाद जो टॉपिक बचता है उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसी में हम पढ़ेंगे कोरोजन, कोरोजन के बारे में एंड रेंसिडिटी के बारे में, दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। और इसी में हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम कल पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में जो 5वां लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, किसके ऊपर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और कोरोजन और रेंसिडिटी। तो बच्चों, आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करें मेरी वीडियो, ताकि मेरी वीडियोस पे रीच अच्छी जाए और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, इसी तरह आपको नॉलेज देते रहूं। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।